नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस के इस ज्ञानवर्धक मंच पर। आज हम इतिहास का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, समाजवाद और साम्यवाद, जो कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस क्लास में हम सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों पर फोकस करेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और नंबर दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ साथ एक काम और कीजिए कि चैनल को जो है, यानी कि वीडियो को जो है, आप लोग सभी को ही अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। चलिए देखते हैं इनका आंसर। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन की सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अपना अधिकार होता है, जो उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं और लाभ उठाते हैं। ठीक है, पुनः रिपीट करेंगे। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन की सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अपना अधिकार होता है, जो उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं और लाभ उठाते हैं। ठीक है, चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। साथ साथ आप सभी को ही इनका नोट्स भी तैयार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त रंजित या खूनी रविवार किसे कहते हैं। ठीक है, रक्त रंजित या खूनी रविवार क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए इसका आंसर है, जब रूस में जार शासन की जुल्मी हुकूमत के खिलाफ 1905 में रूस की जनता शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने सेंट पीटर्सबर्ग स्थित शाही महल की ओर जा रही थी, तब जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, 22 जनवरी 1905 का रविवार का दिन रक्त रंजित या खूनी रविवार कहलाया। ठीक है, इनमें बच्चों इसे भी याद रखना है कि रविवार का दिन था जिसे कि हम लोग खूनी रविवार कहेंगे। तो कौन सा दिन था भाई, तो फट से याद बताना है कि 22 जनवरी 1905, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है पूछा जा सके। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है, जवाब देना है, लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा रूस की तानाशाही सत्ता को समाप्त कर कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की, जिसमें सेना और जनता दोनों ने साथ दिया। ठीक है, 7 नवंबर 1917 यानी पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को लेनिन बोल्शेविक दल के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। क्रेमलिन रूपी किला फतह कर लिया गया। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी को ही। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए छोटा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जिस किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता हो, आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप सिर्फ कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कॉल नहीं होगी। इस पर कॉल नहीं होगी और इस पर दोनों होगा, व्हाट्सअप और कॉल दोनों होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, चलिए आंसर देखते हैं। समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या बोले,
समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग सभी कोई शामिल होते हैं, उसे हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो जवाब देना है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त कर दी, लेकिन किसानों की भूमि की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ठीक है, पोस्त की ज़मीन ही उनकी थी, किसानों के पास पूंजी का अभाव था, किसान कर यानी कि टैक्स के बोझ से दबे हुए थे। पोस्त की ज़मीन ही उनकी थी, इसका मतलब हुआ बच्चों कि वो ज़मीन जो है ना खुद उनकी थी। ठीक है, उन्हीं की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तो जवाब देना है, 20वीं शताब्दी के इतिहास में 1917 की रूसी क्रांति का विशेष महत्व है। रूस में जार शासन के खिलाफ हुई इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। तो कौन कौन कारण थे वो देखेंगे। तो पहला है हमारा जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था। जार निरंकुश था, जनता में असंतोष बढ़ गया था। ठीक है, दूसरा बात करेंगे, किसानों की दयनीय स्थिति थी। ठीक है, किसानों के पास जमीन का अभाव था, वे कर्ज में डूबे थे, सामंतों की मनमानी चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मजदूरों की दुर्दशा। क्या है? मजदूरों की दुर्दशा। मजदूरों की मजदूरी बहुत कम थी और उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़ते थे। नेक्स्ट है हमारा उद्योगों की समस्या। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो थी लेकिन उनकी हालात बहुत ख़राब थी, विदेशी पूंजी का बोलबाला था। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नई आर्थिक नीति क्या है अथवा NEP क्या है। ठीक है, चलिए, लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में हुई थी, जिसमें निजी उद्योगों, कृषि, व्यापार आदि को कुछ छूट दी गई थी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या था। कृषि क्षेत्र में किसानों को निजी स्वामित्व की अनुमति दी गई। ठीक है, दूसरा है विदेशी व्यापार में निजी भागीदारी की छूट दी गई। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रूसी क्रांति के परिणामों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के परिणामों की विवेचना करें। तो जवाब देना है, रूसी क्रांति के परिणाम इस प्रकार थे। पहला कौन है भाई? जार शासन समाप्त हो गया। दूसरी की बात करेंगे, समाजवादी विचारधारा की स्थापना हुई। तीसरी की बात करेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में नई नीति NEP लागू हुई। चौथी की बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद साम्यवाद के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। जवाब देना है, 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। ठीक है, इसे आप बुलेट पॉइंट बनाकर नोट कर ले कॉपी में। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो फट से जवाब देना है 5 मई 1818 ईस्वी में। अगर पूछ दे कहाँ हुआ था तो जवाब देना है जर्मनी के ट्रियर नगर में। ठीक है, और अगर ये पूछ दे कि किस परिवार में हुआ था तो यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके पिता पेशे से वकील थे
और बहुत प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बर्लिन की विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा प्राप्त कर 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय छोड़ दिया। कार्ल मार्क्स ने 1843 में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। ठीक है, किससे विवाह किया? जेनी से, जो कि उनके बचपन के मित्र थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एलंग्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, जिसके अनुयायी समाजवादी कहलाते हैं। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, की लिखना है इसी का, पुस्तक की भी रचना की। ठीक है, पुस्तक की भी रचना की, जिसे समाजवादियों ने की बाइबल कहा जाता है। इसे भी आप बुलेट पॉइंट बनाकर लिख लें, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये प्रत्येक दिन कोई ना कोई बच्चे कॉल कर ही देते हैं कि सर मुझे इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए जो आपने पढ़ाए हैं। ठीक है, तो उसे अविलंब पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, आप इस नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी जो क्वेश्चन किए उसी में लिखना है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत निम्नलिखित है। ठीक है, उसमें हमारा 2 क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसमें से एक सिद्धांत भी पूछे थे, तो यहाँ उसका है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत निम्नलिखित है, किस प्रकार हैं वो देखते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा है बच्चों इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तीसरा क्या है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा है मूल्य एवं अधिशेष मूल्य के सिद्धांत। पाँचवा है बच्चों राजनीतिक एवं वैज्ञानिक समाज की परिकल्पना। बच्चों आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसका नोट्स बिल्कुल बनाएं आप लोग, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा निहिलिज्म। निहिलिज्म से आप क्या समझते हैं? रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, आंसर देखेंगे। निहिलिज्म एक ऐसा आंदोलन था जिसके समर्थक परंपरागत व्यवस्था, धर्म और राजसत्ता को नकारते थे। ठीक है, रूस में कुछ लोग चाहते थे कि सुधार जार के माध्यम से हो, परंतु जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों से वे संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, इस असंतोष के कारण कुछ लोगों ने निहिलिस्ट आंदोलन शुरू किया। ये लोग आतंक के सहारे व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कर दी। इससे प्रेरित होकर कई क्रांतिकारी जार शाही के विरुद्ध संगठित हुए। इसमें बच्चों याद रखना है 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, जिन्हीं की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? तो निहिलिस्टों ने की थी। ये आप लोग बुलेट पॉइंट बनाकर लिख लें। ठीक है, उसी में एक पॉइंट और लिख लेना है नीचे, निहिलिज्म ने रूस में क्रांति की भावना को मजबूत किया। ठीक है, उसी क्वेश्चन के आंसर में लिख लेना है नीचे, निहिलिज्म ने रूस में क्रांति की भावना को मजबूत किया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? तो जवाब देना है, शीत युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसमें देशों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। प्रत्यक्ष युद्ध का मतलब ये हुआ बच्चों कि आमने सामने से कोई लड़ा नहीं, लाठी भाला छुरा चला नहीं। ठीक है, बल्कि वे राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक और प्रचार के माध्यमों से एक दूसरे को
नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। यानी कि कहने का मतलब हो गया चुगली टाइप का, जो हमारे गांव में आजकल चलते हैं, हम लोगों के गांव में सामने से वार कोई नहीं करता, बातों का वार करता है, वाणी का वार करता है, वही चीज़ इसमें हो रहा है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह संघर्ष मुख्यतः पूंजीवाद अमेरिका और समाजवादी सोवियत संघ यानी कि रूस के बीच शुरू हुआ। तो बच्चों एक पॉइंट और बनाना है इसमें ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि शीत युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ। ठीक है, तो फट से जवाब देना है पूंजीवाद अमेरिका और समाजवादी, पूंजीवाद अमेरिका और समाजवादी सोवियत संघ के बीच शुरू हुआ था। ठीक है। दोनों महाशक्तियों एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को कमज़ोर करने का प्रयास करती रही, परंतु खुला युद्ध नहीं हुआ। परंतु इन दोनों में खुला युद्ध हुआ ही नहीं। यह स्थिति वर्षों तक बनी रही और इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो कोल्ड वार। क्या बोलेंगे? कोल्ड वार। ठीक है, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टालिन का परिचय दीजिए। स्टालिन का परिचय दीजिए। परिचय देना है व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ का प्रमुख नेता बना। स्टालिन ने देश के औद्योगिक विकास के लिए 3 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, जिनके माध्यम से तेजी से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। उसने कृषि, शिक्षा और श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए। ठीक है। किसानों को कोल खोज नामक सामूहिक कृषि व्यवस्था से जोड़ा गया। हालांकि उसने एक ऐसी सत्तात्मक नीति अपनाई जिससे सोवियत संघ में सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना हो गई, जहां सभी अधिकार स्टालिन के हाथों में केंद्रित हो गए। ठीक है। इस प्रकार स्टालिन ने एक और सोवियत संघ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, वही दूसरी ओर लोकतंत्र और स्वतंत्रता का दमन भी किया। ठीक है, चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यूटोपियन नहीं, यूरोपियन होना चाहिए। यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी एवं अव्यवहारिक विचारों के समर्थक थे, इसलिए इन्हें स्वप्रदर्शी समाजवादी कहा जाता है। इनके लिए समाजवाद केवल एक सिद्धांत था और वे शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, न कि वर्ग संघर्ष में। ठीक है। इसमें प्रमुख विचारक सेंट साइमन था, जो चाहता था कि राज्य व समाज का पूर्ण गठन ऐसा हो जिससे शोषण समाप्त हो और गरीबों की स्थिति में सुधार आए। उसने कहा प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक उसके कार्य के अनुसार। ठीक है। दूसरे प्रमुख विचार चार्ल्स फूरिये थे। ठीक है, जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के विरोधी थे। वे चाहते थे कि श्रमिक छोटे नगरों में काम करें ताकि पूंजीपति उनका शोषण न कर सके। लुई ब्ला एकमात्र यूटोपियन समाजवादी थे जिन्होंने राजनीति में सक्रिय भागीदारी की। उनका मानना था कि राजनीतिक सुधारों के बिना आर्थिक सुधार संभव नहीं है। ठीक है। हालांकि ये समाजवादी अपने आदर्शों को पूरी तरह लागू नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था? इस शासन का स्वरूप क्या है? फट से जवाब देना है। 1917 ईस्वी की क्रांति से पूर्व रूस में रोमनोम वंश का शासन था। यह शासन पूर्णतः स्वेच्छाचारी यानी तानाशाही था। ठीक है। जार स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और सभी शक्तियाँ
उसके हाथों में केंद्रित थी। वह केवल राज्य का ही नहीं बल्कि रूसी चर्च का भी प्रधान था। जनता जार और उसके अत्याचारी अधिकारियों को अत्यंत पीड़ित थी, जिससे क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, स्टालिन के कार्यों का उल्लेख करें। स्टालिन के कार्यों का उल्लेख करें तो फट से जवाब देना है। स्टालिन ने 1928 में सत्ता संभालने के बाद रूस की आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण और कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, पहला है तीन पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति और श्रमिकों व स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया। ठीक है, दूसरा है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि की योजना शुरू की गई परंतु असफल होने का पोल खोज यानी कि राज नियंत्रित फार्म की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, विरोधियों के खिलाफ कड़े दमनात्मक कदम उठाए गए, कई को जेल भेजा गया और नेता ट्राट्स्की को निर्वासित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, लोकतंत्र, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, लोकतंत्र, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। कला और साहित्य पर भी सरकारी नियंत्रण बढ़ गया जिससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हुई। ठीक है, हालांकि स्टालिन ने तानाशाही शासन स्थापित किया लेकिन उसने सोवियत संघ को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सफलता पाई। ठीक है, चलिए जिस किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता हो वो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो नंबर है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। ठीक है, और जिस किसी को भी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए क्लास को समाप्त कर दिया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।